वेलकम यू ऑल, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 की सिविक्स का चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म पढ़ने जा रहे हैं। यानी आज हम जानने वाले हैं कि सेकुलरिज्म होता क्या है, उसका सही मतलब क्या होता है, हमारा भारत कैसा सेकुलर स्टेट है। इन सब चीजों के आंसर्स हम आने वाले कुछ मिनट में जानेंगे। सो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं चीजों को अच्छे से समझने के लिए कि आप एक हिंदू हो या एक मुस्लिम हो और आप जा रहे हो यूएसए अमेरिका, जहां क्रिश्चियन बहुत सारे हैं। तब आप एक घर जाते हो और घर किराए पे मांगते हो, तो जो घर का मालिक है जो कि एक क्रिश्चियन है वो आपको मना कर देता है घर देने से। वो आपको बोलता है कि आप एक हिंदू हो, कि आप एक मुस्लिम हो, इस कारण वो आपको घर नहीं देगा। ऐसी सिचुएशन में जब वो आपको मना करेगा तब आपको बहुत गुस्सा आएगा। आपको लगेगा कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है और ये बहुत गलत चीज है। तो ऐसी सिचुएशन में आप दो तरीके से रिएक्ट कर सकते हो। पहला, ये दूसरा देश, ये आप दूसरे देश में हो तो यहाँ लड़ाई झगड़ा तो करोगे नहीं। तो आपके पास क्या दो सिचुएशन बचती हैं रिएक्ट करने की, वो है ये। पहला, Christians will get the same treatment where Hindu and Muslim will be in majority। आप उस क्रिश्चियन से, उन क्रिश्चियन से ये कह सकते हो कि जो आपने हमारे साथ किया है ना, वही चीज हम आपके साथ करेंगे जब आप हमारे देश में आओगे जहां हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी में है। या फिर दूसरा, आप इस तरीके से रिएक्ट कर सकते हो, आप बोलो देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, कि आप बोल सकते हो कि सबके लिए समानता होनी चाहिए, सबके लिए न्याय होना चाहिए। तो ये आपका दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है। पहले में आप ये बोल रहे हो, आप बदले की भावना में बोल रहे हो कि हम भी वैसा करेंगे, और दूसरे में लेकिन आप सद्भावना है कि नहीं भैया, सबका सम्मान बराबर तरीके से होना चाहिए। क्रिश्चियन भी एक है, हिंदू भी एक है, मुस्लिम भी एक है, सबको एक बराबर सम्मान मिलना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन कहीं हो ना, जैसे कि आपने देखा था कि एडॉल्फ हिटलर जो जर्मनी का एक डिक्टेटर था, उसने क्या किया, वो जुडाइज्म के खरीफ, जुडाइज्म एक धर्म है उसके खिलाफ था, और उसको प्रैक्टिस करने वाले जिनको जीविस बोलते हैं, जीविस, ऐसे करोड़ों लोगों को मार दिया। केवल और केवल धर्म के आधार पर वो करोड़ों लोगों को मार दिया उसने। तो ये गलत है ना। तो ऐसी सिचुएशन कभी अराइज ना हो इंडिया में, इस कारण इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बनाया गया। अब सेकुलरिज्म होता क्या है, सेकुलर का मतलब क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम जानते हैं। अब जानते हैं कि सेकुलरिज्म होता क्या है। व्हाट इज सेकुलरिज्म। जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देती है, हर एक सिटीजन को फंडामेंटल राइट। उसमें से एक फंडामेंटल राइट क्या था, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी हर एक सिटीजन इंडिया का कोई भी रिलीजन अपना सकता है और किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है, यह हमारा एक राइट है। उसी राइट के बेसिस पे सेकुलरिज्म को डिफाइन किया गया है, क्योंकि सेकुलर मतलब ये होता है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो किसी रिलीजन को मतलब ज्यादा बढ़ाए या गिराए ना, किसी रिलीजन को अपना रिलीजन ना माने, किसी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन ना माने, ये होता है सेकुलरिज्म। अब देखो, जैसे सेकुलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। वापस बोलता हूं, सेकुलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, मतलब स्टेट का, गवर्नमेंट का, सरकार का धर्म से कोई नाता नहीं है, यही है सेकुलरिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं है या फिर किसी भी धर्म के साथ नहीं है, वो सबके लिए नॉर्मल है। वाई सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म की जरूरत क्या है, और वाई स्टेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रिलीजन, मतलब गवर्नमेंट को, सरकार को धर्म से सेपरेट क्यों रखा जाना चाहिए। इसके तीन कारण हैं, इसे समझते हैं। पहला, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। सेकुलरिज्म की जरूरत इसलिए है ताकि कंट्री डेमोक्रेटिकली फंक्शन कर सके। अब डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब क्या है, प्रजातंत्र और सबके लिए समान अधिकार। तो जब सेकुलरिज्म होगा तभी तो सभी लोगों को समान अधिकार होगा ना। समझ लो कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो और सेकुलरिज्म नहीं है, और आप हिंदू हो और कोई क्रिश्चियन आता है हमारे देश में तो उसके साथ अत्याचार हो रहा है, तो ऐसे तो सभी के लिए समान अधिकार नहीं हुआ ना। वो क्रिश्चियन है तो उसके साथ भेदभाव हो रहा है,
तो ये गलत चीज हो गई। तो डेमोक्रेसी के लिए सेकुलरिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो डेमोक्रेटिक है लेकिन सेकुलर नहीं है, तो उन कंट्री की हालत आप जानते हो, जैसे कि पाकिस्तान, इन सब में कभी स्टेबिलिटी नहीं रहती। कुछ ही देश रहते हैं ऐसे जो स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, फ्रांस एक्सेट्रा। अब जानते हैं दूसरा रीजन, टू प्रिवेंट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। टायरनी मतलब होता है अत्याचार, अत्याचार। तो अब देखो कैसे मतलब जो मेजॉरिटी, जो बहुमत में है, उनके अत्याचार से बचने के लिए भी सेकुलरिज्म चाहिए। अब ऐसा क्यों? जैसे समझ लो कि कोई रिलीजन ए है और कोई रिलीजन बी है। अब अगर ए रिलीजन के लोग सत्ता पे हैं, ए रिलीजन जैसे 80% है देश में और बी रिलीजन 20% है। अब देश की सत्ता में, पार्लियामेंट में ए रिलीजन वाले लोग सभी हैं और बी वाले जो हैं एक भी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि अगर सेकुलरिज्म नहीं होगा तो ए वाले जो हैं ऐसे रूल बना सकते हैं, ऐसे लॉ बना सकते हैं जो बी वालों पर एक हिसाब से अत्याचार करे। तो ये सही नहीं होगा। इस कारण अत्याचार से बचने के लिए, मेजॉरिटी के अत्याचार से बचने के लिए सेकुलरिज्म जरूरी है। और थर्ड रीजन, टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट, इम्ब्रेस और इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। मतलब एक इंडिविजुअल, एक इंसान के राइट्स को बचाने के लिए कि वो किसी भी तरीके से अपने रिलीजियस टीचिंग्स को इंटरप्रेट कर सकता है, किसी भी रिलीजन को अपना सकता है या फिर किसी भी रिलीजन को छोड़ सकता है, उसके लिए चाहिए सेकुलरिज्म। जैसे आप समझो कि हिंदुज्म में अनटचेबिलिटी खराब थी, ठीक, ये जानते हो, लेकिन कुछ लोग अभी भी सपोर्ट करते हैं उसको। समझ लो कि जो लोग सपोर्ट करते हैं उनके हाथ में पावर आ जाए, उनके हाथ में सत्ता आ जाए, लेकिन आप चाहते हो कि अनटचेबिलिटी पूरी तरह से मिट जाए, लेकिन पावर तो उनके पास है ना जो सपोर्ट करते हैं अनटचेबिलिटी को। तो ऐसी सिचुएशन में आप अनटचेबिलिटी को नहीं हटा पाओगे जब तक कि वो देश सेकुलर ना हो। और सेकुलर होने के कारण वो आपको राइट दे देगा कि आप टीचिंग्स को डिफरेंटली इंटरप्रेट कर सको, अनटचेबिलिटी को गलत बता सको। तो इन 3 कारणों की वजह से सेकुलरिज्म होना चाहिए और स्टेट को हमेशा धर्म से अलग होना चाहिए। स्टेट के लिए धर्म, सभी धर्म एक समान होने चाहिए, जैसा कि हमारा भारत है। अब सवाल उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, वो भारत को कैसे एक सेकुलर स्टेट बनाता है, तो उसे देखते हैं। पहला प्रिएम्बल, मतलब वो राइटिंग में कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ लिख के दिया है, मतलब लिखित में कहाँ लिख के दिया है, प्रूफ क्या है कि इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेकुलरिज्म स्टेट है, एक सेकुलर स्टेट है। तो उसके कई प्रूफ है, हम 2 इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रिएम्बल, प्रिएम्बल जो हमारे संविधान का पहला पेज है, उसमें क्या लिखा है, स्टार्ट करते प्रिएम्बल, पूरा पढ़ लेते हैं प्रिएम्बल। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India as a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. मैंने क्या क्या बोला? Sovereign, socialist, secular, democratic and republic. मतलब हमारा जो देश है वो सॉवरेन भी है, सोशलिस्ट भी है, सेकुलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है। इससे हमें क्या पता चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को कैसा देश माना है, वो सेकुलर, मतलब जहां सारे धर्म एक हैं। अब आप पूछ सकते हो, आपको शायद डाउट आ रहा हो कि मैंने इन 5 के बीच, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक के बीच कॉमा क्यों नहीं लगाया? कॉमा असली में भी नहीं लगा हुआ है, कॉमा जानबूझ के नहीं लगाया गया। कॉमा इसलिए नहीं लगाया गया ताकि वो आइडिया दे सके, मैसेज दे सके कि ये 5 अलग नहीं है। अगर सॉवरेन है तो ये सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक भी होना चाहिए देश को। अगर देश डेमोक्रेटिक है तो ये 4 भी होने चाहिए। मतलब 5 एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, कोई भी एक यहाँ से हटेगा तो 4 पे इफेक्ट होगा। इस कारण कॉमा नहीं लगाया गया जानबूझ के, ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए। दूसरा, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में राइटिंग में दिया गया है। वो हमें बताता है कि हमारे पास राइट है, हमारे पास हक है कि हम कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया जो है कैसे, अब ये तो हमें पहले क्लियर हो गया ना कि इंडिया एक सेकुलर नेशन है। तो अब ये समझते हैं कि इंडिया कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर
सेकुलर नेशन बनता है, सेकुलर नेशन इंप्लीमेंट करता है अपने आप को। सो 3 पॉइंट है, हम एक एक करके जानेंगे। पहला पॉइंट, इट यूजेस अ स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। पहली स्ट्रेटेजी ये है कि गवर्नमेंट अपने आप को रिलीजन यानी धर्म से दूर रखती है, दूरी बनाए रखती है। अब वो दूरी कैसे बनाए रखती है उसे समझते हैं। दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये तीनों चीजें या फिर किसी भी रिलीजन के फेस्टिवल गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कहीं भी सेलिब्रेट नहीं किए जाते। इसी कारण कभी भी सरकारी स्कूल में सेलिब्रेशन नहीं होता किसी भी फेस्टिवल का। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर ऐसा बाउंडेशन नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स चाहे तो सेलिब्रेट कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते, इसलिए प्राइवेट स्कूल्स करते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल्स में कभी भी रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया जाता, ताकि अपने आप को गवर्नमेंट जो है रिलीजन से सेपरेट रख सके। तो ये है पहली स्ट्रेटेजी। सेकेंड है टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो जो दो अलग अलग धर्मों के सेंटिमेंट्स हैं, उनके कस्टम्स हैं, उनके ट्रेडिशंस को रेस्पेक्ट करके, उनके ट्रेडिशन पे दखल अंदाजी ना करके अपने आप को एक सेकुलर नेशन बनाता है। और कुछ एक्सेप्शन, कुछ रिलीजन के लिए कुछ एक्सेप्शंस रखता है। जैसे कि आप बात करो सिखिज्म की, पंजाबियों की, तो उसमें क्या है कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाए हो तो ट्रैफिक वाला आपको फाइन करेगा। लेकिन अगर आप एक पंजाबी हो और आपने पगड़ी धारण की हुई है, पगड़ी पहनी हुई है, तो वो आपको फाइन नहीं लगाएगा, क्योंकि सरकार पगड़ी, क्योंकि सिखिज्म का एक बहुत ही फंडामेंटल कस्टम है, बहुत ही जरूरी एक रस्म होती है। इस कारण गवर्नमेंट उसको मना नहीं कर सकती कि आप जबरदस्ती हेलमेट लगाओ। ये है सेकेंड स्ट्रेटेजी। थर्ड है बाय अडॉप्टिंग द स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब दखल अंदाजी करके। पहले वाले में हमने क्या कहा कि नॉन इंटरफेरेंस, यहाँ नॉन इंटरफेरेंस सेंटिमेंट्स का है, मतलब उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशन। यहाँ लेकिन इंटरवेंशन करेगी, यहाँ मतलब दखल अंदाजी करेगी। अब किस तरीके की दखल अंदाजी? जहाँ कहीं भी जरूरत होगी कि उस धर्म में कुछ गलत है तो वहाँ दखल अंदाजी गवर्नमेंट, सरकार करेगी। जैसे हिंदुज्म की बात करें, हिंदू की बात करें, तो इसमें अनटचेबिलिटी एक गलत था, तो गवर्नमेंट ने दखल अंदाजी की और उसे एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया। और इस्लाम की बात करें तो वहाँ ट्रिपल तलाक गलत था, इसलिए ट्रिपल तलाक पे दखल अंदाजी की और उसे एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया। तो इस तरीके से इन 3 स्ट्रेटेजियों से गवर्नमेंट, एक स्टेट अपने आप को सेकुलर बनाता है। अब लास्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का? डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड इंडियन सेकुलरिज्म। अमेरिका भी एक सेकुलर नेशन है, इंडिया भी एक सेकुलर नेशन है, तो दोनों के सेकुलर नेशन में होने में अंतर क्या है वो समझते हैं। अमेरिका स्ट्रिक्ट सेपरेशन, इंडिया ओनली सेपरेशन। अमेरिका में नो इंटरफेरेंस एट ऑल, इंडिया में इंटरफेरेंस व्हेन नीडेड। मतलब अमेरिका में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता है स्टेट और रिलीजन के बीच। किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस गवर्नमेंट धर्म में नहीं करती। अगर जैसे कि अगर मान लो वहाँ अनटचेबिलिटी, ट्रिपल तलाक या फिर सती प्रथा कुछ भी वहाँ चल रही होती, तो अमेरिका की गवर्नमेंट बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकती, वो उसकी पावर नहीं है उतनी। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या ऐसा सेपरेशन, ऐसा सेकुलर नेशन बनाया है जहां जब भी इंटरफेरेंस नीड होगा गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। जैसे सती प्रथा को खत्म किया, गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, अनटचेबिलिटी को खत्म किया, ट्रिपल तलाक को खत्म किया। तो इस तरीके से अमेरिकन और इंडियन सेकुलरिज्म में अंतर है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी में भी आ चुका है, यूपीएससी सीएससी में भी आ चुका है। मतलब जो सबसे टफ एग्जाम है इंडिया की, उसमें भी ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि सेकुलरिज्म होता क्या है। और ऐसा मान लेना कि हम सेकुलर हैं इस कारण किसी भी धर्म के साथ हमारे यहाँ अन्याय नहीं होता, ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए हैं, सबको बराबर का सम्मान दिया है, लेकिन तब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माइनॉरिटीज को
मतलब शर्मिंदगी महसूस कराते रहते हैं और उन्हें ऐसा फील करवाते हैं कि भेदभाव हो रहा है, और ये गलत है और इसे रोकना आपका काम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी कमी रह गई हो तो कमेंट करके बताएं। और अब मिलते हैं थर्ड चैप्टर पे। थैंक यू।